देखो, हम लोग मॉड्यूल 2 रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल 2 क्या चीज के बारे में? इंडिया का जो ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, उसका ब्रांचेस और उसका डिवीजन के बारे में। इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक आज की डेट में एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एक्सटेंशन नहीं है खाली, वो लोग प्लानिंग भी करते हैं, वो लोग खाली काम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो लोग प्लानिंग भी कर, वो लोग गवर्नमेंट को हेल्प भी करता है, वो लोग एक तरीके से गवर्नमेंट का ऑफिसर ही कहलाते हैं, उनका इतना बड़ा रोल, वो लोग गवर्नमेंट का ऑफिसर्स, तो उनका ब्रांचेज, उनका वर्क, वो सब यहाँ पे पढ़। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। पुराने टाइम में कैसा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था? अंग्रेजों के जमाने में इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया ही अंग्रेज थे, वरना इंडिया में ब्यूरोक्रेसी कंसेप्ट नहीं था। इंडिया में राजा होते थे, उनके मंत्री होते थे, दैट्स इट। मंत्रियों के नीचे फिर पोस्ट नहीं होता था पुराने जमाने, बट आज है। ये कंसेप्ट कौन लाया इंडिया में? एंशिएंट इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक इस तरीके से नहीं था, लेकिन लाया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर लेकर आया इंडिया में। वो इंडिया में सिविल सर्विस कंसेप्ट बना के लाया। तुम लोग जो एग्जाम देखते हो ना, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, वो सब एग्जाम में सिविल सर्विस एग्जाम लेकर आया इंडिया में। कि एग्जाम दोगे, एग्जाम से तुम लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल का पोस्ट पे जाओ। उस समय अपर लेवल पे तो अंग्रेजी होते थे खाली, बट मिडिल और लोअर लेवल पे लेके आए थे। वो लोग हाईएस्ट पोस्ट नहीं देता था, हम पहले ही बोल दिया, क्योंकि हायर पोस्ट अंग्रेजों के पास ही था। कुछ लोग इंडिया में इसमें एकदम टॉप ही करके निकल गए। इनमें पहला नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, केपीएस मेनन, टीएन कॉल। ये लोग वो लोग थे जो, ये जो आईसीएस एग्जाम था उसमें टॉप करके निकले, जो कि गवर्नमेंट को बहुत उस समय पसंद नहीं आया था, बट ये लोग इतना बढ़िया पढ़ाई किए कि ये लोग टॉप ही कर गए थे। तो ये हमारा पुराना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अब बोला इंडियन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था? तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट हुए जो इंडियन पब्लिक था, हाई लेवल पे भी अब इंडियन पोस्ट आने लग गया। ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्स और बढ़ाए गए। आईसीएस को लेकिन क्रिटिसिज्म किया गया कि जो अंग्रेजों का सिस्टम है वो खाली इंडिया को लोअर लेवल देने के लिए, इंडियंस को। तो ये लोग इसमें इंडियन फॉरेन सर्विस एग्जाम लेकर आए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम लेकर आए। मतलब सिर्फ सिविल सर्विस नहीं, तुमको अपर पोस्ट का भी एग्जाम देने का बात हुई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रेम हुआ पहली बार, यूपीएससी। तो अब इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है? सबसे ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट। उनके अंडर में ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव का मशीनरी पूरा का पूरा आता है। तो इंडिया में सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर, उनका कैबिनेट। उनके नीचे एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है जिसमें अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर लोग आते हैं, जैसे सिविल सर्विस, आईएएस, मिलिट्री, आईपीएस। इनका अकाउंटेबिलिटी भी पॉलिटिकल है, मतलब ये लोग गवर्नमेंट को रिपोर्ट फ्रेम करके देते हैं और गवर्नमेंट इसका रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट में इनका रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर भी कॉलोनियल है, मतलब अंग्रेजों के जैसा है, लेकिन थोड़ा अलग भी है। अब हम इंडिया लेवल, स्टेट लेवल पे एग्जाम करवाते हैं, टेक्निकल एग्जाम करवाते हैं, जो अंग्रेज नहीं करवाते थे, लेकिन ये एग्जाम का कल्चर अंग्रेजों का ही दिया हुआ। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसके लिए रोल लेकर आ गए, उसमें भी इनका रूल्स लिखा हुआ है। याद है आपने पढ़े थे कि जुडिशियल वाले खाली लॉ देखने का काम करेंगे, ये जो पार्लियामेंट वाले हैं वो लोग लॉ बनाएंगे, और जो ये एग्जीक्यूटिव आईएएस है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। इसी से इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम आया, जिसका अल्टीमेटली कंट्रोलिंग पावर सुप्रीम कोर्ट का जज के पास है। किसी को हटाना है नहीं हटाना, आईएएस, आईपीएस, जो यूपीएससी पास करके आएगा और जॉब पाएगा, उसको हटाने वटाने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अंडर में कॉल क्या आया? आईपीएस, पुलिस वाला, जो इंडियन पुलिस सर्विस। ये सब इंडिया में इनका काम क्या है? लॉ को ऑब्जर्व करना, यानी
स्ट्रिक्टली जो गवर्नमेंट रूल बनाया है उसको फॉलो करवाना। ब्यूरोक्रेटिक का मेन काम यही है, जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाया है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट और फॉलो करवाना। इनको पॉलिटिकली फेसलेस होना पड़ेगा, मतलब ये लोग पॉलिटिकल्स के अंदर में नहीं आ सकते, उनके ऊपर ये लोग, इनके ऊपर वो लोग प्रेशर नहीं बना सकते, इंडिपेंडेंट होंगे ये लोग, इंडिपेंडेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, अल्टीमेटली तो उन्हीं के प्रेशर में काम करते हैं। ये देखो सबसे ऊपर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसका ओन ओरिजिन कहां से आया, वेस्ट माइंडसेट सिस्टम से, अंग्रेजों के सिस्टम से ही हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम बना। अब दो और है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। पार्लियामेंट के ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के अंडर में दो ब्रांच कौन बना, लेजिस्लेटिव। देखो उसके अंडर में नहीं है, एरो नहीं निकाला है देखो, यानी लेजिस्लेटिव अलग है, लेकिन एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट के अंडर में रखा है, ठीक है ना। लेजिस्लेचर को सेपरेट रखा गया, लेकिन ये सेपरेट वैसे है नहीं, क्योंकि इसके अंडर में एग्जीक्यूटिव आते हैं, कनेक्टेड है ये। प्राइम मिनिस्टर उनका कैबिनेट सबसे हेड में होगा, ये बात हम ऊपर भी बोले थे। लेजिस्लेचर का हेड होगा पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल। और हमारे यहाँ दो लेजिस्लेचर है, राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा सर। ठीक है। पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, और हर स्टेट का भी एक हेड होगा, चीफ मिनिस्टर। हाँ यही था इसका। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या है और क्या क्या चैलेंजेस है अभी भी हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पे बोला गया एक एक करके। ये क्या था, एक मिनट को, ये क्या क्वेश्चन, अच्छा पहली बार ये एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट को चेंज करने के लिए कमीशन यानी एक कमिटी बनाया गया जनवरी 1966 में। वो बोला हमारे यहाँ काम क्या क्या है, तो बोला हमारे यहाँ मशीनरी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करे काम में, प्लानिंग में हेल्प करे, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप बनाने का काम करे ये लोग, फाइनेंस मैनेज करे, एम्प्लॉयज को मैनेज करे, देश का इकोनॉमी को मैनेज करे, स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन देखे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन देखे, एग्रीकल्चर का काम देखे, और सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करे। ये वो लोग का काम है। ये जो आईएएस आईपीएस है, एग्जीक्यूटिव लोग, इनका काम ये है। ये कमीशन 20 रिपोर्ट बना के दिया। ये क्या क्या बोला कमीशन, नंबर 1 पॉइंट बोला कि हमको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन का दरकार है। हमारे यहाँ अभी भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ आईएएस है, वो जाके फाइनेंस नहीं संभाल के मिलिट्री देख रहे। सही है, बड़ा प्रॉब्लम। हमको बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा, जो जिस चीज का एग्जैक्टली पढ़ाई करे उसको वही काम दे। हमारे यहाँ ग्रेडिंग को यूनिफाइड होना पड़ेगा। जो ग्रेड देते हैं ना, ए ग्रेड ऑफिसर, बी ग्रेड ऑफिसर, उसको प्रॉपरली क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिंक करना पड़ेगा। ये कमेटी ये भी बोला कि जब तुम एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो एग्जाम जो लेते हो उसका एज लिमिट बढ़ा के 26 साल करो। टेक्निकल पोस्ट के लिए सीनियर लोगों को एग्जाम लो। क्लास 2 सर्विस टू बी डिसकंटिन्यू, क्लास 2 सर्विस मत रखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब गवर्नमेंट केवल क्लास 1 को अपॉइंटमेंट पे देखे, क्लास 2 3 बाकी लोग खुद मैनेज करें। सिंपल टेस्ट लेके आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे कुछ लोगों को रिक्रूट करो, कुछ लोगों को स्टेट गवर्नमेंट में रिक्रूट करो। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसीज बनाओ। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकता, तो अलग अलग एजेंसीज बनाओ जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम कंडक्ट कराए। तो अलग अलग कमिटीज बनाओ, एजेंसीज। नेशनल का एक पूरा इंडिया लेवल पे रूल लेके आओ कि ट्रेनिंग कैसे होगा। प्रमोशन का गाइडलाइन बनाओ, कैसे किसको प्रमोशन मिलेगा। आजकल घुसखोरी से प्रमोशन हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रूल बनाओ प्रॉपर। कोई गलती करेगा तो क्या सजा मिलेगा, उसके लिए अलग से कोड बनाओ। क्योंकि नॉर्मल कोर्ट ये सब मैटर भी देखेगा
घुसखोरी घुसखोरी का, तो उतना केसेस जमा होता चला जाएगा। सर्विस का कंडीशन रखो कि ओवर टाइम क्या होगा, अलाउंसेस क्या होगा। कुछ कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं बेचारे 7 दिन काम कर रहे हैं पुलिस में, छुट्टी नहीं मिल रही। कुछ कुछ लोगों को काम ही नहीं है, बैठे हैं पूरा दिन। वॉलेंटरी रिटायरमेंट का सिस्टम लेकर आओ। कोई टाइम से पहले रिटायरमेंट चाहता है तो, कोई जॉब छोड़ना चाहता है तो प्रॉपर वो सबका सिस्टम होना चाहिए, पेंशन का, हॉलीडेज का, ये सब बना के लाओ। अब बोला व्हाट इज सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का एग्जाम होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट को सिविल सर्विस बोलते हैं। जिसका इंडिया में क्या एग्जाम्पल है, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस हो गई, आईएएस, आईएफएस, ये सब का एग्जाम होता है। सिविल सर्विस सिस्टम क्या है, ये सिविल सर्विस सिस्टम यानी कि जो गवर्नमेंट को हेल्प करने वाला। तो ये लोग जो होते हैं, इनका काम या इनका पूरा वर्क सिस्टम है गवर्नमेंट को हेल्प करना। क्या क्या हेल्प करना, इम्प्लीमेंट करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम बनाने में हेल्प करना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिविल सर्विस सिस्टम। ये लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंक्रीट कन्वर्ट लाते, मतलब इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते। ये ब्रिटिश सिस्टम से लाया गया तरीका। ब्रिटेन में ये 1954 से चालू है। इंडिया में सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सिविल सर्विस एक एग्जाम होता है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सेंट्रल सिविल सर्विस होता है, स्टेट सर्विस होता है। मतलब एक होता है इंडिया लेवल, एक होता है खाली सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट लेवल। इंडिया में सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा पावर इनके पास ही होता है। ये लोग लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, इंप्लीमेंट करना, सब कुछ करते हैं। ये ज्ञानबाजी है, कुछ काम का नहीं है। अब आया इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स क्या क्या होता है। तो कुछ एग्जाम बोला ना सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, कुछ एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेता है उसको क्या बोलते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और एसएससी जो होता है स्टेट सर्विस कमीशन, वो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। आज की डेट में पूरा आईटी मैनेजमेंट एग्जाम है ये, मतलब पूरा एमसीक्यू बेस, पूरा ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है इसे। ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। 0.01% इसमें पास होने का सक्सेस रेट है। 0.1% बोला, मतलब 1000 लोग एग्जाम देंगे तो एक पास हो। इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होता है। एक प्रिलिमिनरी जो कब होता है, मई में, फिर होता है मेंस जो होता है अक्टूबर और नवंबर में। तुम ये दोनों एग्जाम जब पार कर लोगे तो फिर आएगा इंटरव्यू राउंड जो होता है मार्च और अप्रैल में। तीनों फेज पार कर गए तो तुमको जॉब मिलेगी। तो पहले प्रिलिमिनरीज दो, पास कर जाओ तो मेंस दो। सब में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब में यही तरीका है। और वो भी पास कर गए तो फिर इंटरव्यू दो। आज की डेट में इंडिया में 4 लाख लोग इसमें रजिस्टर्ड है। 1.5 से 2 लाख का जॉब लगा हुआ जो प्रीलिमिनरी एग्जाम पार किए। एक पूरा 1 साल लगता है इस प्रोसेस में। देख लो, मई से चालू हुआ, अप्रैल में जाके खत्म, मार्च अप्रैल में जाके खत्म। इंडिया में देखो कितना टाइप का एग्जाम है, ज्ञान पूरा बताया लिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सिविल सर्विस है, पुलिस सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विस है, पोस्ट एंड टेलीकॉम सर्विस है, रेलवे है, रेलवे अकाउंट्स है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है, इंडियन डिफेंस अकाउंटिंग है, इंडियन डिफेंस स्टेट है। बहुत एग्जाम होता है। तुम इनमें से कोई भी एग्जाम दोगे तुमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इसको डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए सर्विस यूपीएससी होता है। ये सब जो एग्जाम है ये ग्रुप ए सर्विस का, मतलब हाई पोस्ट। ग्रुप ए माने हाई पोस्ट जिसमें सैलरी भी बहुत मिलेगी।
डी में वो हो गया है झाड़ू देने वाले, स्वीपर्स, वो सब। और बी और सी में क्लर्क, वो सब। अब इंडिया में सिविल सर्विस का रोल क्या है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी माने मेजोरिटी रूल। तो इंडिया में तो मेजोरिटी रूल चलता है। जब तुम वोट भी देते हो तो जिस नेता को मेजोरिटी वोट मिलता है वही जीतता है। तो ये डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल है सिविल सर्विस। ये लोग पूरे इंडिया में घूम घूम के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं इलेक्शन के टाइम में, ताकि प्रॉपर वे में इलेक्शन हो सके, प्रॉपर वे में सिस्टम मैनेज हो सके। तो इनका काम क्या क्या है? वही वो पुराना ज्ञान रिपीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, पॉलिसी बनाने में हेल्प करना, स्टेबलाइज करना माने देश में झमेला वमेला रोकना, पब्लिक का वेलफेयर का काम करना, पानी पहुंचाना, वॉलेंटियर सर्विस देना, और देश का डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना, इसके लिए प्लानिंग करना, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का प्लानिंग करना, डिजिटल प्लानिंग करना, ये सब में लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। ठीक है, हाँ सर। यही है मोटा मोटी, यह ठीक हो गया। और कुछ है? बाबा बहुत कुछ रखा है इसमें। हाँ सर। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या। वो चैलेंजेस बच गया ना, वही रखा हो। ये तो सिस्टम कैसा है वो बताया। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन बताया, वो यहाँ पे बताया नहीं, बोला और भी बहुत काम करते हैं लोग। अब आया व्हाट इज पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस माने पब्लिक को हेल्प कर। पब्लिक को, पब्लिक सर्विस माने जो गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विस देता है नॉर्मल लिविंग के लिए। अच्छा। पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना, पब्लिक को डेली लाइफ के लिए चीजें प्रोवाइड करना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, यही सब है पब्लिक सर्विस। इसका बैकग्राउंड पढ़ना बेकार है। बैकग्राउंड पढ़ाया है स्कूल में, कॉलेज में? बैकग्राउंड पढ़ाया है इसका, इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे आया? हेलो, हेलो। इसका बैकग्राउंड पढ़ा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इंडिया में ये सिविल सर्विस आया कैसे? नहीं सर। हाँ वही तो बोलिए, बैकग्राउंड पढ़ने का दरकार नहीं। ये हम अभी क्या कर रहा है भाई, नोट्स को तो रिपीट ही कर रहे हैं। अगेन वही बोला, टॉप पोजीशन पे 3 है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फिर वही सब ज्ञान दिए। ये काम का है प्रोविजंस। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें बहुत सारा आर्टिकल है। जैसे लॉ में सेक्शन नंबर होता है ना, वैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होता है, सेक्शन नंबर। तो इंडिया में सेक्शन 308 यानी आर्टिकल 308 से 314 में, पार्ट 14 में ये बताया गया है ये जो सिविल सर्विस होते हैं इनका काम कैसे होता है। तो आर्टिकल 309 में पार्लियामेंट को पावर दिया और स्टेट को पावर दिया कि वो लोग सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट करेगा अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको पावर दिया गया कि एग्जाम कैसे होगा, कैसे ऑनेस्टली एग्जाम हो, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन हो, ये सब का प्लानिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ये पावर कहाँ दी? आर्टिकल 309 में। आर्टिकल 310 में बताया कि डिफेंस सर्विस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, मतलब मिलिट्री पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। आर्टिकल 311 बताया डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, मतलब सिविल सर्वेंट्स को बहुत सारा टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया, उनको सेफ्टी दिया गया बहुत सारा। तो उनको ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं हटा सकता, अपॉइंट गवर्नमेंट कर सकता है लेकिन गवर्नमेंट उनको रिमूव नहीं कर सकता, रिमूव तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो उनको सेफ्टी दिया गया, वरना नेता लोग क्या करेगा, जो भी ऑफिसर नेता का कोई चोरी पकड़ेगा तुरंत उसको जॉब से निकाल देगा, निकाल नहीं सकता। आर्टिकल 312 में बताया गया क्या क्या रूल्स होगा ऑल इंडिया के लिए। 312A में जैसे बताया
पार्लियामेंट कभी भी रूल्स को चेंज कर सकता है। 313 में बताया लॉ को एनफोर्स कैसे करेगा। एक एक आर्टिकल में एक एक बात बताया, तुमको ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और क्या बचा यहाँ 2 पे। हाँ, इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। ये जो पूरा जो कंट्रोल पार्लियामेंट को स्टेट को दिया गया, इनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। इसका फायदा ये है कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इलेक्शन डेमोक्रेसी आ रहा है, स्टेबिलिटी रह रहा है देश में, इंडिया लेवल पे सर्विस लोगों को अपॉइंट कर रहा है तो एम्प्लॉयज का कमी नहीं हो रहा है, ये लोग सोसाइटी को एक साथ रखने में हेल्प कर रहा है, कॉलोनियल मिल्स रूल को धीरे धीरे हटा रहा है, मतलब अंग्रेजों का किया हुआ अत्याचार को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, अनबायस्ड डेवलपमेंट ला रहा है कंट्री में, लॉ एंड ऑर्डर को बैलेंस रख रहे हैं ये लोग, आईएएस आईपीएस आईआरएस। अब इनका बुराई क्या है सर, ये लोग अभी भी गवर्नमेंट का बजट पे बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं, मतलब गवर्नमेंट का बजट से बहुत पैसा इनके लिए जाता है तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है, करप्शन बहुत है सर, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का दरकार है, इंप्रूवमेंट लैकिंग है, नेपोटिज्म बहुत है, मतलब तुम मेरा जान पहचान हम तुमको जॉब दी है, हम्म सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कई बार वो लोग मिसयूज कर रहे हैं इसको, रेड टेपिज्म बहुत है, ये लोग भी नेता लोग का चापलूसी करने लगते हैं। रेड टेपिज्म मतलब वो लाल लाल दरी बिछाना, मतलब वो वेलकम के लिए, जो लोग नेता लोग का बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म करते हैं ताकि इनको भी बड़ा बड़ा पोस्टिंग मिले, वहां कमाई मिले। तो आगे फ्यूचर में इसके लिए क्या दरकार है सर, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको इम्प्रूव कर, गवर्नमेंट को बहुत नॉलेज लगेगा इस फील्ड में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोग के ऊपर, इनको एडिक्वेट कैपेसिटी भी देना पड़ेगा, पावर, सब पावर नेता लोग अपने हाथ में नहीं रख सकते सर, अलग अलग एरिया के नीड के हिसाब से इनका डिवीजन करना पड़ेगा, पब्लिक सर्विसेज को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर करना पड़ेगा, मतलब ये लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे तो प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा बहुत, इनका काम में बहुत छुपा हुआ रहता है बहुत चीज, उसको क्लियर लाना पड़ेगा साहब। ठीक हो गया, ठीक है।